इतिहास पार्ट 1 का फ्रांसीसी क्रांति का भाग 2 पढ़ेंगे। बच्चों, अभी तक हमने भाग 1 पढ़ा है, पहले हम उसको दोहरा लेते हैं। बच्चों, अभी तक हमने पढ़ा कि किस तरह फ्रांसीसी समाज था। 3 स्टेट थे, राजा था, राजा रूल करता था और खजाना खाली हो गया था। खजाना क्यों खाली हो गया था, हमने इसके कारण भी पढ़े और इसके साथ साथ वहाँ और भी समस्याएं थी। जीविका संकट था, लोग बहुत परेशान थे। उसी बीच राजा ने कर बढ़ाने की योजना भी बनाई। राजा ने कर बढ़ाने की योजना तो बना ली, लेकिन ये अपने आप में क्रांति को बढ़ाने का एक बहुत बड़ा कारण था, क्योंकि उस समय तक समाज जो था वो जागरूक हो चुका था। उसी समय मध्यम वर्ग उभर कर आया। मध्यम वर्ग कौन थे? मध्यम वर्ग में वो सभी लोग आते थे जो व्यापार करते थे। व्यापार करके उन्होंने पैसा कमाया। पैसा कमाने के बाद वो लोग धनी हो गए, शिक्षित हो गए और शिक्षित होने के बाद उन्होंने दार्शनिकों के विचारों को अपनाया। उस समय के जो दार्शनिक थे, जॉन लॉक, रूसो, मॉन्टेस्क्यू, जिनका मानना था एक समान समाज की स्थापना करना। उन्होंने एक समान समाज की स्थापना करने पर बल दिया था। तो इन लोगों ने भी एक समान समाज की कल्पना की। इसके बाद लुईस 16 ने ई स्टेट जनरल की मीटिंग बुलाई। ई स्टेट की जनरल की मीटिंग में थर्ड स्टेट के 600 धनी लोगों ने इस मीटिंग में पार्टिसिपेट किया। राजा ने उनकी बात नहीं मानी तो ई स्टेट जनरल की मीटिंग का बहिष्कार कर कर वो बाहर निकल गए। क्या बात थी उनकी कि हर पर्सन को, हर सदस्य को एक वोट देने का अधिकार मिलना चाहिए, और वो उस मीटिंग का बहिष्कार करके टेनिस कोर्ट स्टेडियम में जाकर पहुंच गए। अब टेनिस कोर्ट स्टेडियम पर उन्होंने एक नया संविधान बनाना शुरू कर दिया। उस बीच देश में फ्रांस की स्थिति जो थी वो बहुत खराब हो रही थी। लोग क्रांति कर रहे थे। बास्तिल किले पर आक्रमण कर दिया था। राजा को हार कर सरेंडर करना पड़ा और लुईस 16 ने नेशनल असेंबली को एक्सेप्ट कर लिया। नेशनल असेंबली को जब एक्सेप्ट कर लिया तो क्लर्गी, नोबिलिटी की जो प्रॉपर्टी थी उनको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया, उनको बांट दिया गया। किसको? वो जो भूमिहीन किसान थे उनको बांट दिया गया और इस तरह से फ्रांस संवैधानिक राजतंत्र बन गया। संवैधानिक राजतंत्र बनते ही राजा की शक्तियों को सीमित कर दिया गया। शक्तियां बांट दी गई विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका में। विधायिका का काम क्या होता है? कानून बनाना। और कार्यपालिका का काम क्या है? कानून को लागू करना। और न्यायपालिका का काम क्या है? ये रूल्स जो बने हैं और उन लोगों को जो फॉलो कर रहे हैं उनको देखना। राजा योजना बनाने लगा नेशनल असेंबली को भंग करने की, लेकिन आसपास के पड़ोसी राजाओं के साथ मिलकर, क्योंकि उसकी पावर कम हो रही थी तो उसने नेशनल असेंबली को भंग करने की योजना बनाई। लेकिन नेशनल असेंबली को इस षड्यंत्र का पता चल गया और उसने पहले ही आक्रमण कर दिया। जगह जगह फ्रांस में लड़ाई हुई, मार्सिलेज गाना गाया गया। लोग और मांग करने लगे क्रांति की, उस वर्ग के लिए जो कमजोर वर्ग था। उसी समय पूरे फ्रांस में जगह जगह राजनीतिक क्लब बनने लगे। उन्हीं में से एक प्रसिद्ध क्लब था जैकोबिन क्लब, जिसके नेता थे मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर। मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर जो थे उन्होंने अपने समय में दंड की बहुत सख्त नीति अपनाई। उन्होंने अपने समय में बहुत सारे बदलाव भी किए। वो बदलाव जो थे अच्छे भी थे और कुछ बुरे भी थे, पर उन्होंने इतने ज़्यादा बदलाव कर दिए थे कि उन्हीं की पार्टी के लोग जो थे उनसे गुस्सा हो गए। उन्होंने विरोध किया, विद्रोह कर दिया और अंत में मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर थे, उनके साथ भी वही हश्र हुआ, उनको गिलोटिन चढ़ा दिया गया। इस तरह से बच्चों हमने ये देखा पार्ट 1 फ्रांसीसी समाज भाग 1 का सारांश। अब हम पढ़ते हैं डायरेक्टरी शासित फ्रांस। बच्चों, आपने देखा कि जैकोबिन की सरकार का पतन कैसे हुआ। जैकोबिन सरकार का पतन होते ही जो अपर मिडिल क्लास था उसके हाथ में फिर से सत्ता आ गई। उन्होंने फिर से नया संविधान बनाना शुरू किया। अब उन्होंने जिसके पास घर है, संपत्ति है, वो ही वोट दे सकता है, ये बात सबके ऊपर लागू कर दी गई और उन्हीं लोगों ने वोट देकर 2 काउंसिल बनाई और एक डायरेक्टरी बनाई जिसमें 5 सदस्य होते थे, जिससे कि किसी भी एक सदस्य के पास जो है
पावर सेंट्रलाइज ना हो, किसी एक ही इंसान के पास सारी पावर ना आ जाए। लेकिन इसमें भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स आ रही थी। इसमें क्या हो रहा था कि काउंसिल और डायरेक्टरी के सदस्यों में आपस में बनती ही नहीं थी, वो लोग आपस में लड़ते ही रहते थे। तो काउंसिल के सदस्य बार बार डायरेक्टरी के सदस्यों को बर्खास्त करते रहते थे। तो कोई स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल स्ट्रक्चर नहीं बन पा रहा था, जिससे एक मिलिट्री तानाशाह को शक्ति मिल गई, जो थे नेपोलियन बोनापार्ट। नेपोलियन बोनापार्ट ने इस स्थिति का पूरा फायदा उठाया और फ्रांस की सत्ता को अपने हाथ में ले लिया और खुद एक सम्राट बन गया। तो बच्चों, आपने देखा कि फ्रांस में हम देखते हैं इतनी गवर्नमेंट आई, लेकिन सबके उद्देश्य जो थे वो एक जैसे थे। स्वतंत्रता, विधि सम्मत, समानता और बंधुत्व, ये सबके उद्देश्य थे। अब हम जानेंगे फ्रांसीसी क्रांति में महिलाओं के योगदान के बारे में। डिड वुमेन हैव अ रिवॉल्यूशन? क्या महिलाओं ने भी क्रांति में भाग लिया? महिला वर्ग में ने भी क्रांति में भाग लिया। उन लोगों को आशा थी कि उन्हें भी वो पहचान मिलेगी, लेकिन उनकी स्थिति नहीं सुधरी। थर्ड स्टेट की महिलाओं को पैसे के लिए काम करना पड़ता था। उस समय पर महिलाएं सिलाई बुनाई करती थी, कपड़े धोने का काम करती थी, फूल बेचती थी, फल सब्जी बेचती थी। फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट की अथवा थर्ड स्टेट की धनी वर्ग की लड़कियां ही पढ़ने जाती थी और बाद में उनकी शादी कर दी जाती थी। कामकाजी महिलाओं के ऊपर भी बहुत काम था, खाना बनाना, पानी लाना, परिवार देखना। इसके अलावा उनकी मजदूरी भी पुरुषों की तुलना में कम थी। महिलाओं ने अपनी मांग पूरी करवाने के लिए राजनीतिक क्लब शुरू किए और अखबार निकाले। उस समय 60 महिला क्लब बने। उसमें जो सबसे प्रसिद्ध था वो था द सोसाइटी ऑफ रिवोल्यूशनरी एंड रिपब्लिक वुमेन। महिलाएं चाहती थी कि उन्हें राजनीतिक अधिकार मिले, लेकिन जब 1791 का संविधान बना वो मताधिकार चाहती थी। लेजिस्लेटिव असेंबली में मेंबर बनना चाहती थी, लेकिन संविधान में उन्हें निष्क्रिय नागरिक का दर्जा दिया, जिससे वो बहुत ज़्यादा निराश हुई। क्रांतिकारी सरकार ने महिलाओं की स्थिति सुधारने के लिए कुछ कानून बनाए, लागू भी किए। उनमें से पहला था, गवर्नमेंट ने स्टेट स्कूल बनाए और लड़कियों के लिए स्कूल जाना अनिवार्य कर दिया। दूसरा था, लड़कियों को अपनी इच्छा से शादी करने का हक मिल गया। तीसरा, शादी को एक अनुबंध माना गया और उसका पंजीकरण कराना पड़ता था। नागरिक कानून के तहत महिलाएं व्यावसायिक परीक्षण ले सकती थी, कलाकार बन सकती थी और अपना कोई भी छोटा मोटा बिजनेस जो है वो चला सकती थी। पर महिलाओं को राजनीतिक अधिकार अभी भी नहीं मिले। जब आतंक का युग आया तो मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर ने सारे महिला क्लब जो थे वो बंद कर दिए, लेकिन महिलाएं मताधिकार और समान वेतन के लिए लंबे समय तक संघर्ष करती रहीं और अंततः सन 1946 में फ्रांस की महिलाओं ने मताधिकार हासिल कर ही लिया। अब हम देखेंगे कि फ्रांसीसी क्रांति और दास प्रथा के उन्मूलन के संबंध के बारे में। दास प्रथा का उन्मूलन जैकोबिन रिजाइन के समय जब मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर रूल करते थे, तभी दास प्रथा का जो है अंत कर दिया गया था। उसी समय उसको एबॉलिश कर दिया गया था। दास प्रथा होती क्या है? दास कौन होते हैं? गुलाम कौन होते हैं? पुराने समय से ही हम लोग ये देखते हुए आ रहे हैं कि जमींदार होते थे, वो अपनी लैंड पर, अपनी भूमि पर कुछ लोगों को रख लेते थे, उनसे काम करवाते थे। तो ये जो सिस्टम है, ये प्रथा है, वो हर देश में शुरू से ही चलती आ रही है। इसी वो ही दास होते हैं, उन लोगों से जबरदस्ती किसी भूमि पर काम करवाते हैं। फ्रांस की जो कॉलोनी थी कैरिबियाई में, जैसे मार्टिनिक, ग्वांडेलोप और सेंट डोमिंगो, यहाँ से चीज़ें इंपोर्ट होकर आती थी फ्रांस में, जैसे तंबाकू, नील, चीनी, कॉफ़ी। ये सारी चीज़ें यूरोप में नहीं उगाई जा सकती थी। क्यों? क्योंकि वहाँ का क्लाइमेट अलग था। इसका कारण क्या था कि जितने भी कंट्री जो इक्वेटर के पास होते थे, वहाँ की क्लाइमेट बहुत अच्छी होती थी, जो एग्रीकल्चर के लिए बहुत अच्छी थी। इसलिए जितनी भी चीज़ों का प्रोडक्शन होता था वहाँ पर होता था। इन कंट्रीज़ में, यूरोपियन कंट्रीज़ में नहीं हो पाता था। इसलिए यूरोपियन कंट्री ने जगह जगह अपनी कॉलोनीज़ बनाई, अफ्रीका में, कैरिबियन आइलैंड में, और इन कॉलोनीज से ये सारी चीज़ें सप्लाई होती थी।
तो इस तरह से कॉलोनीज़ जो थी वो बहुत महत्वपूर्ण होती थी, लेकिन वो इन कॉलोनीज़ में काम नहीं कर सकते थे क्योंकि वहाँ की जलवायु जो थी वो उनके लिए उपयुक्त नहीं थी। इसके अलावा दूरी भी बहुत ज़्यादा होती थी, तो ये लोग क्या करते थे, वहाँ पर अपने गुलाम रख लेते थे, गुलामों को खरीदते थे और उनसे कॉलोनीज़ में काम करवाते थे। अब दास प्रथा को बढ़ावा देने के लिए एक त्रिकोणीय दास व्यापार होता था। उसमें क्या होता था, त्रिकोणीय दास व्यापार क्या है, जैसा कि आप स्लाइड्स में देख सकते हैं कि फ्रांस अफ्रीका से गुलामों को मंगवाता था। भाई अफ्रीका में लोग क्यों मिलते थे, क्योंकि वहाँ बहुत ज़्यादा गरीबी थी, तो लोग वहाँ से गुलाम बनकर जाते थे। तो फ्रांस अफ्रीका से गुलामों को खरीदता था और उनके 2 बंदरगाह थे, नेंटिस और बोर्डेक्स। इन दोनों बंदरगाहों पर उन गुलामों को बेचा जाता था और लोग आकर यहाँ उन गुलामों को खरीदते थे। इसके कारण यहाँ का इकोनॉमिक सिस्टम, इन बंदरगाहों पर जो इकोनॉमी थी बहुत बढ़ रही थी। फिर यहाँ से फ्रांस क्या करता था, गुलामों को खरीदकर अमेरिका में जो उनकी कॉलोनीज थी वहाँ के प्लांटेशन फील्ड पर भेज देता था। उन प्लांटेशन फील्ड पर ये गुलाम जो थे फ्रांस के लिए काम करते थे। इस दास प्रथा को क्यों बंद करेंगे, उन्हें दास की ज़रूरत तो पड़ेगी। फिर नेशनल असेंबली आई तो उसमें भी काफ़ी समय तक दास प्रथा को ख़त्म करने के लिए बहस होती रही, लेकिन उस पर भी कोई निर्णय नहीं निकला। क्यों नहीं निकला, क्योंकि नेशनल असेंबली के भी सारे सदस्य जो थे बहुत संपन्न लोग थे, उनके खुद के प्लांटेशन फील्ड थे, उनको खुद गुलामों की ज़रूरत थी, तो ये हमेशा इस पर बहस ही होती रही, इस पर कोई भी निर्णय नहीं निकला। उसके बाद नेशनल कन्वेंशन आया। नेशनल कन्वेंशन में ज़्यादातर कम समृद्ध लोग थे, जो गरीब थे, जिनके खुद के प्लांटेशन फील्ड नहीं थे। तो उन लोगों का ये कहना था, ना तो हमारे पास कोई प्लांटेशन फील्ड है, ना हमारे पास पैसा है, तो हमें गुलामों की क्या ज़रूरत है। तो इसलिए उन्होंने इस कन्वेंशन के द्वारा उस दास प्रथा को खत्म कर दिया गया। इसके बाद फिर से नेपोलियन बोनापार्ट आते हैं, उन्होंने फिर से दास प्रथा को इंट्रोड्यूस किया। क्यों किया इंट्रोड्यूस, क्योंकि वो चाहते थे कि वहाँ पर ट्रेड जो है वो खूब बढ़े, खूब फूले। तो इसके लिए जो वो चाहते थे कि वहाँ के जो प्रॉपर्टीड लोग हैं, जिनके पास संपत्ति है, उनके पास पैसा आए। जब उनके पास पैसा आएगा तभी वो व्यापार करेंगे, और जब वो व्यापार करेंगे तो उनको पैसा मिलेगा। इस नेपोलियन बोनापार्ट को भी बेनिफिट होगा, लाभ होगा। क्या लाभ होगा भी, वो लोग क्या करेंगे, उनकी आर्मी को, उनकी सेना को पैसा देंगे। तो इसलिए उन्होंने स्लेव ट्रेड को, दास प्रथा को फिर से लेकर आए और अंततः 1848 में फ्रेंच सोसाइटी में, फ्रांसीसी समाज में दास प्रथा का अंत कर दिया गया। अब हम देखते हैं बच्चों, क्रांति और रोजाना की जिंदगी, द रिवॉल्यूशन एंड एवरीडे ऑफ लाइफ। लोगों की लाइफ पर क्रांति का क्या प्रभाव रहा। जैसे जैसे क्रांति होती चली गई, नई सरकारें आई, नए नियम लाए, ऐसे कानून बने जो लोगों की रोजाना की ज़िंदगी पर डायरेक्ट इम्पैक्ट डालते थे। उन्हीं में से एक नियम था सेंसरशिप की समाप्ति। अब सेंसरशिप क्या होती है, आज आप देखते हैं मूवी में, जो आप अक्सर सुनते हैं, मूवी को सेंसर बोर्ड ने पास किया, रोक दिया। कि सेंसरशिप का मतलब है आप किसी चीज़ को देख रहे हैं, क्या वो चीज़ सही है या गलत है, ये देखना। प्राचीन राजतंत्र में किताब और न्यूज़पेपर छापने से पहले राजा को सेंसर कराना पड़ता था। जो प्रकाशित होती थी वो राजा द्वारा सेंसर की जानी जरूरी होती थी। लेकिन जैसे ही सत्ता स्थानांतरित होती है, पुराने शासन से नए शासन की तरफ आती है, तो हम क्या देखते हैं कि शक्ति लोगों के पास आ गई है। लोग अपने हिसाब से लिख सकते हैं, प्रकाशित कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि राजा के पास सेंसरशिप शक्ति नहीं है। अब 1791 के संविधान में इस सेंसरशिप को समाप्त कर दिया गया था। इसके चलते लोगों को अपने विचारों को अभिव्यक्त करने की स्वतंत्रता मिल गई। प्रिंट मीडिया की भूमिका तो बहुत महत्वपूर्ण रही। नाटक, संगीत और जुलूस के तहत लोगों को जानकारी मिलती थी। इसके अलावा फिलोसोफर्स की जो भूमिका थी वो भी बहुत थी। पॉलिटिकल फिलोसोफर्स की बातें पढ़ते थे जो स्वतंत्रता और न्याय जैसे आइडियाज़ के, विचारों के बारे में लिखते थे। बच्चों,
अब हमारे पार्ट का लास्ट टॉपिक है जो देखेंगे हम, वो है नेपोलियन बोनापार्ट। नेपोलियन बोनापार्ट कौन थे, उन्होंने फ्रांस में क्या किया। हमने देखा डायरेक्टरी शासित फ्रांस में लेजिस्लेटिव काउंसिल थी, डायरेक्टरी थी, दोनों के बीच में बनती नहीं थी आपस में, कभी भी दोनों लोग आपस में लड़ते ही रहते थे, जिससे के कारण वहाँ पर एक स्थायित्व नहीं आ पाया और उसका पूरा फायदा मिलिट्री डिक्टेटर नेपोलियन बोनापार्ट ने उठाया और उन्होंने फ्रांस की पूरी पावर अपने हाथ में ले ली। 1804 में उन्होंने अपने को राजा घोषित कर दिया। राजा बनने के बाद बहुत सारे परिवर्तन लाते हैं। सबसे पहले उन्होंने पड़ोसी देशों को जीतना शुरू कर दिया। पोलैंड जीत लिया, बेल्जियम जीत लिया और हारे हुए देशों के राजा को हटाकर अपने किसी रिश्तेदार को वहाँ पर उन्होंने बैठा दिया। इस तरह से उन्होंने अपना साम्राज्य स्थापित कर लिया। इसी बीच अपने एम्पायर में वे कुछ परिवर्तन लेकर आए। इन परिवर्तनों के कारण उन्हें यूरोप का अग्रदूत माने जाने लगा। सबको ये लगा कि वो यूरोप को आधुनिक बना देंगे। इसके क्या कारण थे कि उन्हें अग्रदूत माना जाने लगा। वो समाज में बहुत सारे सुधार लाए। सबसे पहले बहुत सारे नियम लेकर आए। वो क्या सुधार थे, वो नियम क्या थे? पहला था निजी संपत्ति की सुरक्षा के नियम। वो दास प्रथा को दोबारा लेकर आए। क्यों? क्योंकि वो व्यापार की उन्नति चाहते थे, तो इसलिए वो निजी संपत्ति को प्रोटेक्ट करना चाहते थे, को सुरक्षित करते थे, जिससे लोग व्यापार करें, पैसा कमाएं और उनकी देश की इकोनॉमी बढ़े। उनके देश की इकोनॉमी बढ़ेगी, लोगों के पास पैसा आएगा तो वो लोग उनकी सेना की हेल्प भी करेंगे, उन लोगों की भी हेल्प करेंगे, वो पैसा उनकी सेना के काम भी आएगा। नाप तोल की एक समान प्रणाली अपनाई, एक जैसा बाट रहे, जिससे सबको एक जैसी वस्तु मिले। सबको मालूम है कि पुराने समय में, आज भी गांव में भी होता है ये सब चीज़ें, कि पत्थर जो है वो यूज़ किया जाता था, वो वेट का एक सोर्स माना जाता था, उससे नापा जाता था, जिससे उपभोक्ताओं का शोषण होता था। तो उस प्रणाली को ख़त्म करने के लिए और एक जैसी मापन प्रणाली लाने के लिए उन्होंने ये नई प्रणाली शुरू करी। उन्होंने वाट सिस्टम जो था वो स्टार्ट किया। इसके बाद दशमलव पद्धति जो है उन्होंने वो भी स्टार्ट की। दशमलव पद्धति ना होने के कारण भी बहुत ज़्यादा शोषण होता था। इसमें उपभोक्ता और उत्पादक दोनों का ही शोषण होता था। उदाहरण के लिए अगर हम देखें तो अगर एक बिस्किट का पैकेट हम लेने जाते हैं, उसकी कीमत मान लिया 5.5 रुपये है, तो हम उसे 5 रुपये देकर आते हैं, क्योंकि दशमलव पद्धति नहीं थी उस समय, तो हम उसको 5 रुपये देते हैं। लेकिन अगर हम 10 बिस्किट के पैकेट खरीदते हैं, 10 बिस्किट के पैकेट पर हमको कितना ज़्यादा नुकसान होगा? 5 रुपये का। यानी जो बिस्किट 55 रुपये के आने थे वो 50 रुपये में हमने बेच दिए या खरीद लिए। तो दशमलव पद्धति को उन्होंने इंट्रोड्यूस किया, वो दशमलव पद्धति को लेकर आए। अभी भी हम देखते हैं मॉल वगैरह में जाते हैं, वहाँ तो हम देखते हैं कि पॉइंट्स वगैरह में जो पूरी वैल्यूज़ रहती हैं उनको भी प्लस कर दिया जाता है। तो दशमलव पद्धति आई इस शोषण को ख़त्म करने के लिए। जिन लोगों ने ये माना कि ये बहुत अच्छे मॉडर्नाइज़र हैं, बहुत अच्छे अग्रदूत हैं, बाद में उन्होंने ही माना मॉडर्नाइज तो कर रहे हैं हमारी सोसाइटी को, लेकिन साथ में ये हमारी राजनीतिक स्वतंत्रता भी चली जा रही है। धीरे धीरे उनका विरोध होने लगा, उनके विरोध में फोर्सेस खड़े होने लगी और वाटरलू का युद्ध हुआ 1815 में, जिसमें वो हार जाते हैं, परंतु वो समाज में सिद्धांत लाए थे। उनका सोसाइटी में, उनका समाज में बहुत गहरा प्रभाव रहा, लोगों ने उसको अपनाया। स्वतंत्रता, लिबर्टी और डेमोक्रेटिक राइट्स का विचार फ्रांसीसी क्रांति की ही देन है। इन विचारों का भारत में भी एक गहरा महत्व है। भारत के कुछ लोग जैसे टीपू सुल्तान, राजा राम मोहन राय, इन्होंने फ्रांस के इन विचारों को बढ़ चढ़कर अपनाया। तो बच्चों, हमने देखा फ्रांस के इतिहास की राजनीतिक और सामाजिक उथल पुथल एवं आमूल परिवर्तन की अवधि थी, जो कि 1789 से 1799 तक चली। बाद में नेपोलियन बोनापार्ट ने फ्रांसीसी साम्राज्य के विस्तार द्वारा कुछ अंश तक इस क्रांति को आगे बढ़ाया। क्रांति के फलस्वरूप राजा को गद्दी से हटा दिया गया, एक गणतंत्र की स्थापना हुई, खूनी संघर्षों का दौर चला और अंततः नेपोलियन की तानाशाही स्थापित हुई, जिससे इस क्रांति के अनेक मूल्यों का
पश्चिमी यूरोप में तथा उसके बाहर प्रसार हुआ। इस क्रांति ने आधुनिक इतिहास की दिशा बदल दी। 1789 की फ्रांसीसी क्रांति यूरोप के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। यह शासक की निरंकुशता के खिलाफ लोगों का पहला महान विद्रोह था। इसने स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के विचारों को उत्पन्न किया, जिसने फ्रांस की सीमाओं को पार किया और पूरे यूरोप को प्रभावित किया। तो बच्चों, अब कुछ अभ्यास प्रश्न हैं जिन्हें आप हल करने का प्रयास कीजिएगा। प्रश्न नंबर 1, फ्रांस में महिलाओं की स्थिति पर प्रकाश डालिए। प्रश्न नंबर 2, डायरेक्टरी शासित फ्रांस क्या था, इसे क्यों हटा दिया गया। प्रश्न नंबर 3, त्रिकोणीय दास व्यापार को समझाइए। प्रश्न नंबर 4, फ्रांस की क्रांति के बाद नागरिकों के किन अधिकारों को स्वीकार किया गया। प्रश्न नंबर 5, फ्रांस में दास प्रथा पर अपने शब्दों में 2 लाइन लिखिए। प्रश्न नंबर 6, फ्रांस में अंत में महिलाओं को मताधिकार कब मिला। प्रश्न नंबर 7, फ्रांस के उन बंदरगाहों के नाम बताइए जहां दास व्यापार होता था। तो बच्चों, अब अगले वीडियो में फिर मिलेंगे।